कुछ जल्दबाजी कर दी और जो काम 31 मई को शुरू होना था वो 10 मई को ही चालू कर दिया। मेरठ वाले थोड़े ज्यादा उबाल वाले लोग हैं। ये जो इलाका है ना मेरठ मुजफ्फरनगर, ये जाट जाति समूह का इलाका है और जाट जाति समूहों के बारे में अंग्रेज खुद मानते हैं बहुत पराक्रमी, बहुत वीर। जाटों के बारे में अंग्रेजों की संसद में जब बहस होती थी तो अंग्रेज कहा करते थे एक जाट 10 अंग्रेजों के बराबर है। तो ये जाट समूह जाट जाति का इलाका है मेरठ, तो ये लोग थोड़े उतावले हो गए, इनका खून ज्यादा उबल गया, इनके खून पर इनका कंट्रोल नहीं रहा। 10 मई को ही सारा खेल इन्होंने शुरू कर दिया और 10 मई की शाम 5 बजे अंग्रेजों की पूरी छावनी को आग लगा दी इन्होंने मेरठ में और क्रांति की शुरुआत हो गई। गुस्सा किस बात पे आया? मेरठ के नागरिकों को अंग्रेजों की छावनियां जला देने का इतना गुस्सा कहां से पैदा हो गया? गुस्सा पैदा हुआ मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी 8 मई 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी थी बैरकपुर में और वो खबर 10 मई 1857 को मेरठ तक पहुंच गई और वो खबर पे गुस्सा आया और अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी क्यों दी थी आप सभी जानते हैं। मंगल पांडे एक क्रांतिवीर नौजवान थे, आर्य समाजी व्यक्ति थे, आर्य समाज का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा था, गाय को माता मानकर काम करने वाले व्यक्ति थे। उनको यह पता चला कि अंग्रेजों की सरकार जो कारतूस देती है बंदूक में चलाने के लिए उसमें गाय की चर्बी लगी रहती है। बस मंगल पांडे को गुस्सा आ गया और मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में सैनिक के रूप में काम करते थे। तो उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को पूछा, उसका नाम था मेजर ह्यूसन। उसने मंगल पांडे ने पूछा कि क्या गाय की चर्बी का कारतूस हमें दिया जाता है? तो ह्यूसन ने ना हां कहा ना कहा, बस इसी पे गुस्सा आ गया और ह्यूसन को गोली मार दी मंगल पांडे ने। ह्यूसन को गोली मारी तो बड़ा अधिकारी था, तो अंग्रेजों के छोटे अधिकारियों ने मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया और मंगल पांडे के ऊपर फिर मुकदमा चला। जब तक मंगल पांडे पर मुकदमा चला 7-8 दिन, उनकी सेना की माने जिस छावनी में वो काम करते थे उसमें सैकड़ों सैनिक थे। किसी को भरोसा नहीं था कि कोई क्रांति होने जा रही है। आपको यह भी मालूम है मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने जब आदेश दिया था तो भारतीय सैनिकों ने कुछ ने तो मना कर दिया, लेकिन कुछ ने मंगल पांडे को गिरफ्तार भी करवाया। माने जिन्होंने गिरफ्तार करवाया उनको भरोसा नहीं था कि कोई क्रांति होने जा रही है, कोई परिवर्तन होने जा रहा है। फिर मंगल पांडे को 8 मई को फांसी हो गई। फांसी के लिए कोई हिंदुस्तानी जल्लाद तैयार नहीं हुआ तो एक अंग्रेज अधिकारी को जल्लाद बनाया गया। मंगल पांडे को कोई हिंदुस्तानी ने फांसी नहीं दी, एक भी हिंदुस्तानी जल्लाद तैयार नहीं हुआ फांसी देने के लिए, सबने मना कर दिया। सबका एक ही बात था कहना कि अगर हम मंगल पांडे की जगह होते तो हम भी यही करते। उन्होंने मेजर ह्यूसन को गोली मारी, हम भी मारते, क्योंकि उन्होंने कोई गलत नहीं किया था। मतलब मेरा कहने का है कि हर कदम पर परिवर्तन होता है तो ऐसा अचानक से कई बार हो जाता है, भरोसा नहीं होता। तो वहां फांसी हो गई। जैसे ही फांसी हुई तो देखो चमत्कार क्या हुआ। फांसी होने के 3 घंटे में सवेरे 6 बजे फांसी हुई है मंगल पांडे को 8 मई को और लगभग 9 से 10 बजे उनकी प्लाटून में 1100 हिंदुस्तानी सैनिकों ने बगावत कर दी। माने एक मंगल पांडे के फांसी पे चढ़ते ही 1100 मंगल पांडे पैदा हो गए उसी प्लाटून में और 1100 भारतवासी सैनिकों ने उसी क्षण नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर अंग्रेजों ने उनसे कहा कि भाग जाओ यहां से, तो उन्होंने कहा हम भागेंगे नहीं, अब आपको भगाएंगे यहां से। अंग्रेज अधिकारियों ने ऐसे ही बोल दिया भाग जाओ यहां से, अब तुमने नौकरी तो छोड़ ही दी है। तो उन सैनिकों का जवाब था भागेंगे नहीं, आपको भगाएंगे। तो वो 1100 सैनिक जुलूस बनाते बनाते पहुंचे गंगा नदी के किनारे। गंगा वहां से एक 24 मील की दूरी पर है जहां यह हुआ सारा वाकया। पैदल चलते हुए गंगा के किनारे गए, हाथ में गंगा जल उठाया और कसम खाई कि अब हम इन अंग्रेजों को रहने नहीं देंगे, ऐसे ही मारेंगे जैसे मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन को मारा। फिर क्या हुआ? 5-5 की टुकड़ियां बनी
और टुकड़ियों में तय किया गया कि आप एक दिशा में, आप एक दिशा में, आप एक दिशा में। 1100-1200 सैनिकों ने 5-5 की टुकड़ियां बनाई और फैल गए पूरे भारत में। और गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर एक सिद्धांत उन्होंने अपनाया, वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक। एक एक गांव में जाना, एक एक गली में जाना, लोगों को कहानी सुनाना, लोगों को बताना। इन 1100 क्रांतिकारियों ने जो काम किया है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने वाला काम है। आपको मालूम है, उस जमाने में टेलीफोन नहीं था, उस जमाने में वायरलेस नहीं था, उस जमाने में टेलीविजन नहीं था, उस जमाने में रेडियो नहीं था, उस जमाने में तो ये माइक्रोफोन नहीं था। मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके आप 3000 भाई बहनों से बात कर रहा हूं। उस जमाने में तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना पड़ता था और उसी से बात करनी पड़ती थी। मोटर कार नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, रेल नहीं थी, आने जाने के साधन नहीं थे। या तो बैलगाड़ी पर चलो, या घोड़े गाड़ी पर चलो, या ऊंट गाड़ी पर चलो, या पैदल चलो, साधन कोई नहीं थे। तब ये 1100 क्रांतिकारी बैरकपुर से निकले और गांव-गांव फैल गए। इन्होंने जो मशाल जलाई, उनमें से क्रांतिकारियों की बातें सुन सुनकर लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। मेरठ में ये जानकारी जब पहुंची, 2 दिन के अंदर ये जानकारी मेरठ तक पहुंच गई, तो मेरठ वालों में जरा जल्दी उबाल आ गया। वैसे तो 31 मई तय हुई थी, लेकिन 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत कर दी और 1 दिन और आधा दिन, माने 1.5 दिन में पूरा मेरठ आजाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से। आप कल्पना कर सकते हैं, हजारों अंग्रेजों का मेरठ के नागरिकों ने कत्लेआम कर दिया। 1-2 नहीं, हजारों का। अंग्रेज अधिकारी जो पुरुष होते थे, उनको जिस आदमी को मिला उसी ने मारा। मेरठ के किसी एक नागरिक के हाथ में छोटा सा छुरा है, उसी को भोंक के अंग्रेज को मार दिया। महिलाओं के हाथ में वो होती थी हंसिया, कहते हैं, जिससे आप फसल काट दें, हंसियों से गले काटे अंग्रेज अधिकारी। लोग निकल पड़े सड़कों पर हंसिया लेकर, फावड़ा लेकर, कुल्हाड़ी लेकर, छुआ, अपने अपने जो भी हथियार थे, एक बेलचा होता है सड़क खोदने का, ले लेके निकले। जो अंग्रेज मिला उसी को खत्म किया। लेकिन एक बात उन सब क्रांतिकारियों की तारीफ में कहनी पड़ेगी कि एक भी अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को, बेटी को, मां को, बहन को उन्होंने छुआ भी नहीं। एक भी अंग्रेज अधिकारी की मां, बहन, बेटी को हाथ नहीं लगाया। जो अंग्रेज अधिकारियों की मां, बहन, बेटियां होती थी, उनको बाइज्जत घोड़ा गाड़ी में बिठाकर दिल्ली रवाना किया और दिल्ली से फिर उनको दूसरे स्थानों पर रवाना करके लंदन भेज दिया। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए तो उनकी पत्नियां रोते हुए कहती थी कि हमारे पास तो वापस जाने के लिए पैसे नहीं है, लंदन कैसे जाएंगे, किराए का पैसा नहीं है। तो मेरठ के नागरिकों ने चंदा इकट्ठा करके उन धर्मपत्नियों को लंदन पहुंचाने की व्यवस्था की। माने क्रांति भी की तो पूरे आदर्श के साथ। हमारा आदर्श क्या है? माताओं को, बहनों को छेड़ना नहीं, छूना नहीं, वो मेरी हो या किसी दूसरे की हो। हमारे भारत ने युद्ध के भी नियम बनाए हैं। दुनिया में ये अद्भुत देश है जो युद्ध लड़ने के भी नियम बनाता है। आपको मालूम है, दुनिया में एक कहावत चलती है, बहुत खराब कहावत है लेकिन चलती है, अंग्रेजों की दी गई कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। कहते हैं कि ना, प्रेम में और युद्ध में हर चीज जायज है, लेकिन हिंदुस्तानी इसको नहीं मानते। हिंदुस्तानी कहते हैं युद्ध भी सिद्धांतों के साथ होता है, प्रेम भी सिद्धांतों के साथ होता है, यहां युद्ध भी सिद्धांतों के साथ होता है। तो अंग्रेजों से हमारी दुश्मनी थी, वैर था, उन अंग्रेजों से जिन्होंने भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन अंग्रेजों से हमारा युद्ध था जिन्होंने भारत की लाखों माताओं, बहन, बेटियों से बलात्कार किए। आपको कल्पना नहीं है, कुछ दस्तावेज इतने खतरनाक हैं जो खून के आंसू रुलाते हैं। एक दस्तावेज है हमारे पास जो ये बताता है कि अंग्रेज कोई अधिकारी किसी भारत की मां, बहन, बेटी से बलात्कार करता था तो पहले उसको बेइज्जत करता था, बहन और बेटी को नंगा किया जाता था, फिर बहन और बेटी का जो स्तन होता है उसको लोहे के चिमटे से तब तक दबाया जाता था जब तक उसमें से खून ना निकले, फिर उस मां, बहन, बेटी से बलात्कार अंग्रेज किया करते थे। ऐसे हैवानियत वाले अंग्रेज थे। लेकिन उन अंग्रेजों के खिलाफ भी
भारत के क्रांतिकारियों ने एक सिद्धांत अपनाया कि उनकी माताओं बहन बेटियों को छुआ भी नहीं। पूरे युद्ध में अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम हुआ, किसी अंग्रेजी बहन बेटी और मां का कत्लेआम नहीं हुआ, किसी को छुआ भी नहीं। मेरठ आजाद हो गया 1.5 दिन में। फिर उसके बाद मेरठ से क्रांतिकारी चले घोड़े पर और पैदल और दिल्ली पहुंच गए। 70 किलोमीटर की दूरी है, 24 घंटे में दूरी तय हो गई। दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को दिल्ली में कत्लेआम शुरू हो गया और 15 मई तक पूरी दिल्ली आजाद हो गई अंग्रेजों की गुलामी से। फिर दिल्ली से निकले क्रांतिकारियों की एक टीम और बरेली गई, एक शाहजहांपुर निकली, एक अलीगढ़ की तरफ निकली, अलीगढ़ एटा इटावा होते हुए कानपुर में, ये सब, फिर एक बरेली शाहजहांपुर होते हुए, ऐसी टुकड़ियां बंटती गईं। और मात्र 3 महीने में, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, लगभग अगस्त का आधा महीना और बहुत अधिक तो 4 महीने मान लो, 1 सितंबर 1857 तक हिंदुस्तान की 350 छावनियां जो अंग्रेजों की गुलाम थी वो पूरी तरह से आजाद हो गई। इस पूरी कहानी में जो सबसे महत्व की बात रेखांकित करने की है वो एक कि भारत में 1850 तक किसी हिंदुस्तानी को कल्पना नहीं थी कि यह देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेज मारे जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बगावत कभी हो सकती है, इतना बड़ा संगठन खड़ा हो सकता है। आपको कल्पना है 350 छावनियों में जब लड़ाई हुई होगी तो कितने हिंदुस्तानियों ने भाग लिया? मैं ये एक आंकड़े के लिए 18 साल काम करता रहा कि कुल कितने हिंदुस्तानियों ने 1857 की लड़ाई में भाग लिया। एक इतिहासकार कहते हैं लाखों में, कोई इतिहासकार कहते हैं करोड़ों में, कोई इतिहासकार कुछ, कोई इतिहासकार। एग्जैक्ट संख्या मुझे लगती थी कि पता होनी चाहिए। 18 साल लगे हुए। मेरे गुरु थे प्रोफेसर धर्मपाल, इतिहास के बहुत बड़े जानकार, उनकी मदद से और उनके कुछ साथियों की मदद से पता चला 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा भारतवासियों ने अंग्रेजों के सामने आमने सामने का युद्ध किया 1857। 350 स्थानों पर युद्ध हुआ, हजारों लाखें तलवारें इस्तेमाल हुई, बंदूकें इस्तेमाल हुई, गोला बारूद इस्तेमाल हुआ। तो आप जरा दूसरे तरफ से कल्पना करिए कि कितना बड़ा यह संग्राम रहा होगा। 350 स्थानों पर 4 करोड़ 20 लाख हिंदुस्तानी लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, बंदूकें और तलवारें। एक एक तलवार अगर एक एक हिंदुस्तानी के हाथ में रही हो तो 4 करोड़ 20 लाख तलवारें रही होंगी। इतनी तलवारें बनाई किसने और इतना लोहा और स्टील आया कहां से? फिर यह खोजने के लिए जब निकला मैं तो पता चला अपने देश में एक बंजारा जाति समूह है। आप समझते हैं बंजारा? ये सड़क के किनारे जो अपनी गाड़ी लगा के रहना शुरू कर देते हैं, घर नहीं बनाते कभी। लोहार वो कारीगरी में लोहार हैं और जाति में बंजारा कहलाते हैं। ये अपना घर नहीं बनाते। क्यों? वो कहते हैं कि हमारे राजा ने कभी अपना घर नहीं बनाया तो हम क्यों बनाएं। और वो अपना राजा किसको मानते हैं? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं अपने को। वो कोई छोटे लोग नहीं है, छोटी जाति नहीं है, बहुत ऊंची जाति है। हमारे देश में कोई जाति छोटी जाति नहीं है, सब ऊंची जातियां हैं। तो वो कहते हैं हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हमारे राजा ने घर नहीं बनाया, घास की रोटियां खाई, गांव गांव गली गली उसने छावनियां तैयार की, हम कैसे घर बना सकते हैं। तो ये बंजारा जाति के लोग जो हर बड़े शहर में गांव के बाहर, आप देखेंगे अक्सर किसी भी शहर में जब आप घुसेंगे तो शहर के बाहर इनके आपको वो एक केंद्र स्थान नजर आएंगे। 1-2 गाड़ी खड़ी होगी, वहां पर बच्चे खेलते होंगे, वहीं पर उनकी एक भट्टी होगी जिसमें लोहा गलाते हैं। ये बंजारा समाज को बहुत बड़ी महारत हासिल है लोहा गलाने की। लोहा गलाना समझते हैं? कच्चा लोहा, उसको स्टील बनाना, फौलाद बनाना, तो ये आग की मदद से होता है। तो लोहा गलाकर स्टील बना के तलवार देने का काम ये बंजारा जाति के लोगों ने किया था भारत के 4 करोड़ 20 लाख क्रांतिकारियों को। बंदूकें बनी तो बंदूकों की आगे की नाल तो लोहे की है, पीछे का लकड़ी का है। तो लोहारों ने काम किया नाल बनाने का और लकड़ी का काम करने वालों ने बट बनाई उसकी। तो लाखों वो लोग कारीगर थे। कितने करोड़ मीट्रिक टन लोहा गला होगा, मैं यही सोचकर रोमांचित हो जाता हूं 1857 में।
आज तो हम लाखों मीट्रिक टन लोहा बनाते हैं इस देश में। 1857 में लाखों मीट्रिक टन लोहा गलाया गया होगा, तब भाले बने होंगे।